Hi everyone. Right now we are going to do the glomerular structure. अब there are three words जिसमें usually students get really confused. एक है nephron, दूसरा है glomerulus, तीसरा है Bowman's capsule. अच्छा nephron basically होता क्या है किडनी का एक पार्ट है राइट किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में ठीक है फिर दूसरी किडनी में भी 1.2 तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 2.4 मिलियन नेफ्रॉन्स. अब ये एक फिल्ट्रेशन और फिल्टरिंग यूनिट है ठीक है नेफ्रॉन. अब नेफ्रॉन इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग यूरिन तो जितना भी यूरिन प्रोडक्शन का काम है वो नेफ्रॉन में होता है. अब नेफ्रॉन एग्जैक्टली है क्या ये ट्यूब्यूल्स होती हैं लंबी सी अगर आप पीछे देखें सो ये पूरी ये जो ग्रीन में ट्यूब्यूल है इसको नेफ्रॉन कहते हैं इसका पार्ट होता है ऑब्वियसली पहले बाउमेंस कैप्सूल फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फिर डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन यू हैव द कलेक्टिंग डक्ट तो ये पूरा दिस इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग यूरिन तो यूरिन प्रोडक्शन होती है नेफ्रॉन में और ये एक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है ठीक है. अब डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन बाउमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. नेफ्रॉन तो आपको समझ आ गई कंप्लीट उस यूनिट का नाम है नेफ्रॉन. अब ग्लोमेरुलस क्या है ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है ना जो एफिन आर्टेरियोल्स के ब्रेक डाउन होने से आपको एक कंप्लीट कैपिलरी बेड मिलता है विच इज अ हाई प्रेशर सिस्टम. उस कैपिलरी बेड को कहते हैं ग्लोमेरुलस ठीक है. और इसके सराउंडिंग में जो एरिया ये नेफ्रॉन इसको सराउंड करे तो दैट विल फॉर्म अ बाउमेंस कैप्सूल. तो ये जो ग्रीन है दैट्स बाउमेंस कैप्सूल और ये रेड ऑब्वियसली दैट्स द ग्लोमेरुलस. तो ग्लोमेरुलस इज बेसिकली अ वैस्कुलेचर ठीक है वो एक वेसल है बेसिकली कैपिलरीज है. जबकि बाउमेंस कैप्सूल ये जो कैप्सूल है ये किडनी के नेफ्रॉन का पार्ट है. आई होप यू अंडरस्टैंड. बट व्हेन वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट नेफ्रॉन तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ एक ग्लोमेरुलस होता है देन यू हैव अ बाउमेंस कैप्सूल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देन योर लूप ऑफ हेनले डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड फाइनली जो बिल्कुल माइन्यूट डिटेलिंग्स होती हैं वो होती हैं कलेक्टिंग डक्ट में ठीक है. नाउ it is important for you to know that this tuft of capillary or this glomerular capillary tuft this is invested by a double layer of epithelium. इसमें हमारे पास epithelium होता है एक पेराइटल और एक विसरल. सो विसरल इज दिस एपिथेलियम और फिर ये जो साइड्स पे है ये पेराइटल. यहाँ ड्राइंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बट आई एक्सप्लेन टू यू क्या मिस्टेक है कि जो हमारी विसरल एपिथेलियम है ना उसके पोडोसाइट्स होते हैं उसके फुट प्रोसेसेस होते हैं इन्हें कहते हैं फुट प्रोसेसेस पोडोसाइट्स. जबकि जो पेराइटल है उनके फूड प्रोसेसेस नहीं होते. यहाँ मुझे फूड प्रोसेसेस नहीं बनाने चाहिए थे. दिस इज अ परफेक्ट डायग्राम. सो फूड प्रोसेसेस पोरोसाइट्स ये है विसरल एपिथेलियम और ये हो गया आपका पेराइटल एपिथेलियम एंड दीज आर द एपिथेलियम सेल्स ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ठीक है. तो ये यहाँ सही से लिखा है द टफ्ट इज सराउंडेड बाय स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स विद फूड प्रोसेसेस podocytes. These are called visceral epithelial cells. They are connected with parietal epithelial cells. इनके पास podocytes नहीं होते which join with the next group of cells of the proximal convoluted tubule. तो पहले विसरल एपिथेलियम है फिर पेराइटल जिसकी फूड प्रोसेसेस नहीं है और फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के एपिथेलियम सेल्स ठीक है. उसके अलावा मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था यहाँ यू हैव योर मेसेंजियल सेल्स. ये मेसेंजियल सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं कनेक्टिव टिश्यू. सो मेसेंजियल सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू दीज आर टुगेदर जहाँ सेल्स भी होते हैं कनेक्टिव टिश्यू भी प्रोड्यूस हो रहा है उस पूरे सिस्टम को टुगेदर यू गिव इट अ नेम ऑफ मेसेंजियम ठीक है. इसका आगे क्या फंक्शन है ओके एक्चुअली यू नो व्हाट लेट्स जस्ट क्विकली जंप टू मेसेंजियम फंक्शन. मेसेंजर सेल्स ये सिर्फ और सिर्फ इनका काम कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस करना नहीं है. दीज आर एक्टिव प्लेयर्स देर फंक्शनल सेल्स. इनका फंक्शनल प्रॉपर्टीज भी हैं इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं देर कॉन्ट्रैक्टाइल. ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपके पूरे स्ट्रक्चर को. दे हैव रिसेप्टर्स फॉर एंजियोटेंसिन 2 तो एंजियोटेंसिन 2 को डिटेक्ट करते हैं ये उसके रिसेप्टर्स इनके पास. दे कैन आल्सो फेगोसाइटोज. दे कैन डिपॉजिट मेसेंजियम इंक्लूडिंग कोलेजन. सो मेसेंजियम ये डिपॉजिट कर सकते हैं. मेसेंजियम क्या है मेसेंजियल सेल्स प्लस कनेक्टिव टिश्यू उसे डिपॉजिट कर सकते हैं ये और कोलेजन भी इसमें हो सकता है एंड दे कैन आल्सो प्रोलिफरेट. तो ये मेसेंजियल सेल्स का ये सारा काम है. ये कॉन्ट्रैक्टाइल है दे हैव रिसेप्टर्स दे कैन फेगोसाइटोज दे कैन डिपॉजिट मेसेंजियम दे कैन प्रोलिफरेट. अब कुछ डिजीजेस होते हैं जिसमें ये इतने ज़्यादा प्रोलिफरेट करने लग जाते हैं मेसेंजियल सेल्स कि इनकी कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती मतलब इनकी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी होती है ना तो जब ज़्यादा मेसेंजियल सेल्स उनकी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी कंप्रेशन होगी कैपिलरीज कंप्रेस हो जाएंगी इसकी वजह से पूरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. बिकॉज वो कंप्रेस होने लग जाएगी ना कैपिलरी कैपिलरीज के बीच में मेसेंजियम होता है. जब ये इनका जब ये बहुत ज़्यादा इन अमाउंट एंड इन क्वांटिटी व्हेन दे एक्सेसिवली मोर दिस मीन्स कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल इनकी एबिलिटी भी बढ़ जाएगी एंड देन दे विल स्टार्ट compressing the capillaries जिसकी वजह से your glomerular filtration system will be disrupted.
And mesangial cells are also capable of producing many biologically active substances that can cause inflammation. The biologically active substances that mesangial cells produce, that they can cause inflammation. इसके बारे में we'll study further if required. I don't think वैसे इससे ज़्यादा information चाहिए. This is the maximum. Moving forward. Now, you already know that glomerular capillaries अब कहाँ से मिलती हैं, if in arterioles के breakdown से. Other than that, it's important for you to know uh, about the two layers that I've already clarified. और उसके अलावा जब ये आपका glomerulus है, right, ये आपकी capillary है, and I've already told you what sort of capillary is this, fenestrated. हमारे पास तीन होती हैं types, continuous, fenestrated और sinusoidal. लेकिन kidneys में कौन सी होती हैं, fenestrated capillaries, जिसमें endothelial cells हैं, उनके बीच में पोर्स होते हैं. दीज पोर्स आर 60 to 80 नैनोमीटर. ठीक है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट रीडिंग्स लिखी हैं, यहाँ भी आप देखेंगे एंड यू विल सी that they are given the value of 70 to 100 nanometer fenestration. ठीक है, तो ये fenestrations हैं बीच में present. ठीक है, ये fenestrated capillary है, right, जो हमारे यहाँ भी holes हैं, तो easily चीजें pass down हो सकती हैं. उसके अलावा ये तो हो गए ना होल्स. उसके अलावा ये जो आपके एपिथेलियल सेल्स है ना, इनके बीच में भी यू विल हैव अ प्रोटीन कॉल्ड नेफ्रिन. ये नेफ्रिन प्रोड्यूसेस अ फिल्ट्रेशन डायफ्राम. एग्जैक्टली होता क्या कि ये जो हमारे पोडोसाइट्स होते हैं ना, इन पोडोसाइट्स का दो काम होता है. एक काम होता है इन सेल्स को आपस में इंटरडिजिटेट करना. उसके अलावा इवन टू इंश्योर दैट दिस एपिथेलियम इट इज इंटैक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो ये जो एपिथेलियम है, इसका दो काम है पोडोसाइट्स का. एक इंटरडिजिटेट करते हैं सेल्स को आपस में, दूसरा इट कीप्स द एपिथेलियम इंटैक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो जो इंटरडिजिटेशन होती है ना, एग्जैक्टली लाइक इफ यू क्लैस्प योर हैंड्स टुगेदर, यू विल नोटिस कि after you've clasped the hands together, बीच में there will be some sort of slits. Those are the filtration slits. But in modern language, those filtration slits are given the name of filtration diaphragm, and this is formed by the help of the nephrin प्रोटीन. अब एक ऐसी भी डिजीज होती है जिसमें ये नेफ्रिन प्रोटीन पर अटैक होने लग जाता है बाय आवर ओन एंटीबॉडीज, या कोई भी अगर म्यूटेंट भी हो ये प्रोटीन, या तो एंटीबॉडीज होती हैं जो कि खुद ही इन्हें डैमेज करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से ये एंटायर सिस्टम, जो फिल्ट्रेशन डायफ्राम का सिस्टम बन जाता है, दैट गेट्स डैमेज एंड pathological amounts of protein it starts filtering out and it causes proteinuria. So this was important for you to know. So there are two ways, मतलब टू बैरियर्स जिनसे आपको पता चल रहा है कि कितने साइज का सब्सटेंस आ सकते हैं. तो इस फेनेस्ट्रेशन से इट शुड बी केपेबल ऑफ पासिंग. और ये फेनेस्ट्रेशन से क्या साइज थे, आई टोल्ड यू 70 to 100 नैनोमीटर, कुछ बुक्स में 60 to 80 नैनोमीटर लिखा है. ठीक है, ये फेनेस्ट्रेशन. एंड दूसरा ये नेफ्रिन के बीच में जो आपका डायफ्राम है ना, फिल्ट्रेशन डायफ्राम, उसके थ्रू द फेनेस्ट्रेशन और फिल्ट्रेशन डायफ्राम. सो वट एवर product is passing by, whatever substance is passing by, it has to cross both of these fenestrations. एक fenestration इधर, एक slit इधर, the diaphragm, right? And also yes, so ये वैल्यू है कि एक फेनेस्ट्रेशन के ये साइज है, और जो फिल्ट्रेशन स्लिट है उसका साइज 20 to 30 नैनोमीटर है. सो ये ज़्यादा, दिस इज स्मॉलर, राइट. सो दिस इज डिस्टल साइज बैरियर दैट इट हैज टू क्रॉस. तो फेनेस्ट्रेशन शायद वो क्रॉस कर ले, लेकिन इट वोंट बी एबल टू क्रॉस द फिल्ट्रेशन डायफ्राम जिसका 20 to 30 नैनोमीटर डायमीटर है. ठीक है, ये हो गया. अब when you talk about this entire structure, so उसमें एक बहुत important, you can see the addition basement membrane. Now you may be wondering ये basement membrane कहाँ से आ गया. Obviously this has to be present there between the endothelial cells and the epithelial cells of the nephron. अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि ये कार्टिलेज टाइप 4 से बना होता है. ये आपने बायोलॉजी, ये आपने अपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है. कार्टिलेज टाइप 4 से यू गेट योर बेसमेंट मेम्ब्रेन. 1 से क्या मिलता है आपको, बोन. 2 से आपको क्या मिलता है, 2 से आपको मिलते थे आर्टरीज, राइट, नहीं सॉरी कार्टिलेज. 3 से आर्टरीज मिलती थी, एंड 4 से you get your basement membrane. ठीक है, तो cartilage type 4 is going to make this basement membrane. इसके बीच में you have your lamina densa because इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, so this is electron dense, lamina densa. And then you have lamina rara. Lamina rara will be interna and externa. Interna will be towards your एंडोथेलियल सेल्स टुवर्ड्स द कैपिलरी, जो ब्लड वेसल्स की तरफ है वो इंटरना है. ठीक है, तो लेमिना रेरा इंटरना एंड लेमिना रेरा एक्सटर्ना. इसमें इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंसी होती है रेरा वाले में, बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं. ठीक है, a very important thing other than this that you need to know कि इन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं. जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं और ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं इन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट सॉर्ट ऑफ substances can pass through, positive or negative?
नेगेटिव से पास ही नहीं हो पाएंगे। वाई नेगेटिव कैन नॉट पास थ्रू, क्योंकि रिपेल हो जाएगा नेगेटिव। ये पूरा जो सिस्टम है ये नेगेटिव है। दिस इज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, कि ये पूरा नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, सो नेगेटिव सब्सटेंसेस कैन नॉट पास थ्रू। दिस इज वन इंफॉर्मेशन दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, कि ये नेगेटिव है, ठीक है, पूरा सिस्टम नेगेटिव है। जबकि पॉजिटिव, वो इजिली दिल पास थ्रू बिकॉज दिल बी अट्रैक्टेड, राइट। स्पेशल टाइप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। हाँ, एंडोथेलियल सेल्स में बहुत ज़्यादा पोर्स है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी है, यहाँ पता चल गया। देयर इज अ लॉट ऑफ परफोरेशन इन द एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा परफोरेशन है, ये उनकी डायमीटर है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में यू हैव लेमिना डेंसा एंड देन यू हैव लेमिना रेरा। इंटरना होता है एंडोथेलियम की तरफ, एक्सटर्ना होता है बाहर नेफ्रॉन की तरफ। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन टाइप 4 से बना होता है, और कोलेजन टाइप 4 से एग्जैक्टली बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसे बनता है, कोलेजन टाइप 4 किस तरह बनता है। आपके पास अल्फा हेलिक्स होते हैं ना, अल्फा हेलिसेस या अल्फा चेन्स होती हैं, वो अल्फा चेन से एक ट्रिपल हेलिक्स बनता है। इफ यू कैन रिकॉल लिपिनकॉट चैप्टर 4, तो आपके पास एक ट्रिपल हेलिक्स बनता है अल्फा चेन्स का, ठीक है, इस तरह ट्रिपल हेलिक्स बनता है। और अगर आप देखें तो अल्फा पेप्टाइड चेन्स मेक ट्रिपल हेलिक्स एंड दैट इज कोलेजन टाइप 4 दैट मेक्स बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ इसी तरह ये जो एक ट्रिपल हेलिक्स हो गया ना, इसी तरह देयर आर मिलियन ऑफ दीज एंड टुगेदर दे आर गोइंग टू कम एंड मेक द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके टुवर्ड्स द एंड ये ग्लोबुलर नॉन कोलेजनस कंपोनेंट ऑफ द पेप्टाइड, ये फिब्रस था, जो कोलेजन है ये खुद भी एक फिब्रस प्रोटीन है, लेकिन इसके एंड्स पर देयर विल बी ग्लोबुलर नॉन कोलेजनस कंपोनेंट ऑफ द पेप्टाइड। अब ना बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ एक अभी पैथोलॉजिकल कंडीशन आने वाली है जिसमें होता है क्या कि हमारी बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस ग्लोबुलर नॉन कोलेजनस component of the peptide. इसके against our body starts generating antibodies, इसकी वजह से क्या होता है that the structure it starts getting disrupted or damaged, because of which obviously the filtration won't be up to the mark and there'll be excessive hematuria and proteinuria, blood in your urine and protein in the urine. And what is this disease called? Anti-GBM glomerulonephritis. Anti-GBM, this means anti-glomerulus basement membrane glomerulonephritis. तो जो basement membrane का glomerulus है, इनके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज, जो ग्लोमेरुलस का बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज जनरेट होने लग जाती हैं, ठीक है। एग्जैक्टली कौन सा कंपोनेंट, ये पहले पहले क्या आ रहा था, ये आपके पास तीन अल्फा चेन्स है, इनका ट्रिपल हेलिक्स बनता है, दिस इज कोलेजन टाइप 4 जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएगा, इसका ग्लोबुलर नॉन कोलेजनस component of the peptide, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी लग जाती हैं, दिस इज एंटी जीबीएम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब हमारे लंग्स में भी बिल्कुल वही एंटीजेंस होते हैं, जो एंटीजेंस यहाँ प्रेजेंट होते हैं ना वही हमारे लंग्स के अंदर भी होते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये ऑटो एंटीबॉडी जनरेट होंगी, इन सम केसेस इट विल ऑब्वियसली डैमेज द किडनीज, वो तो डैमेज कर ही रहा है, हेमेचूरिया प्रोटीनूरिया हो रहा है, लेकिन इट विल आल्सो स्टार्ट अटैकिंग आवर लंग्स, जिसकी वजह से हेमोप्टाइसिस हो जाएगा। हेमोप्टाइसिस मींस कफिंग अप ब्लड, दिस इज नोन एज good pasture syndrome, even though this doesn't sound really good and fascinating, but this is called the good pasture syndrome, right? And this is the diagram. Good pasture syndrome is an autoimmune disease, जिसमें क्या होता है, our body starts generating antibodies against, अगर basement membrane देखें तो जो alpha helix होता है उसकी ट्रिपल चेन्स होती हैं, ट्रिपल हेलिक्स ऑफ द अल्फा चेन्स, उसके एंड पर एक ग्लोबुलर नॉन कोलेजनस पेप्टाइड स्ट्रक्चर है, उसके अगेंस्ट एंटीजेंस जनरेट होने लग जाते हैं, इसकी वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होती है। तो एक्जैक्टली गुड पास्चर सिंड्रोम में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, द कोलेजन टाइप 4, जिसकी वजह से हेमाचूरिया और प्रोटीनूरिया होता है। और लंग्स अगर डैमेज हो जाए तो लंग्स पर अटैक किया तो हेमोप्टाइसिस हो जाता है, व्हिच मींस द पेशेंट स्टार्ट्स कफिंग अप ब्लड, राइट। एंड ऑल्सो देयर इज अनदर डिजीज जिसमें क्या होता है, ये जो हम अल्फा चेन्स आपको बता रहे थे, देयर इज अ ट्रिपल हेलिक्स, उसकी जीन डिफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एबनॉर्मल अल्फा चेन्स आएंगी, जब एबनॉर्मल अल्फा चेन्स आएंगी जो ट्रिपल हेलिक्स बनेगा वो भी वीक बनेगा, जिसकी वजह से जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जीबीएम, रिमेंबर GBM was this anti-GBM antibodies, तो ये जो GBM है यही weak बनेगा, glomerular basement membrane। therefore what happens in these patients, क्योंकि ये genetic है तो early on life में बिल्कुल initial phase में पता चल जाएगा that they'll have hematuria and glomerular injury, so this is hereditary nephritis, that this is hereditary, तो बिल्कुल young age में ही those patients when they're kids they'll start experiencing hematuria and other symptoms of glomerular injury. This is hereditary nephritis because of defective gene that codes for wrong alpha chains, and hence weak triple helix is formed and weak basement membrane, glomerulus basement membrane, ठीक है।
अब ये नेगेटिव क्यों है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नेगेटिव क्यों है? Because of the deposition of very very negative molecules, polyanionic proteoglycans. Polyanionic proteoglycans की deposition होती है. What are the polyanionic proteoglycans? Example laminins और fibronectin. ये deposit होते हैं जिसकी वजह से negative charge होती है, ठीक है? तो this is a crucial information for you to remember कि basement membrane बहुत negative होती है. Also, endothelial cells are also negative and epithelial cells भी negative होते हैं. Therefore, ये जो पूरा entire filtration system है ये completely electronegative है. तो epithelial cells भी, endothelial cells भी, epithelial cells भी, and the basement membrane, fibronectin और laminin, तो polyanionic proteoglycans की वजह से वो भी negative होता है. और epithelial and endothelial cells भी negative होते हैं because of the cyanoglycoproteins. Cyanoglycoproteins they get deposited on the endothelial and epithelial cells, तो ये भी negative होते हैं. तो हमारा जो complete filtration सिस्टम है या कंप्लीट फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किन तीन चीजों से बनी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियल एंड एपिथेलियल, ये कंप्लीटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से what will happen is that only the positive substances can pass through, right? And I told you okay, epithelial, going back, epithelial cells, remember visceral and parietal. Visceral में podocytes था, podocytes की वजह से what happens is that it attaches these foot-like processes, the podocytes, they attach the epithelial cells with the basement membrane and also interdigitate with each other. So once they're interdigitating with each other, इनके interdigitations के बीच में there are slits also known as filtration slits, ठीक है? तो अब filtration slit जो होती है, जो diaphragm है हमारा, filtration diaphragm जो कि nephrin से बनता है, that is actually the distal size barrier क्योंकि 20 to 30 nanometer है. So there are two um, borders that they have to cross. एक तो fenestration endothelial cells में और फिर epithelial cells में filtration slit. और distal epithelial में, epithelium में foot processes हैं, और parietal जो visceral है ना, sorry, visceral epithelial है उसमें foot processes हैं, और जो parietal epithelial है उसमें नहीं है, जैसे I've repeated numerous times. Now, when you increase the molecular weight, or when you increase the molecular size, तो obviously वो ज़्यादातर filter नहीं होगा. जो small molecules हैं वो easily filter out हो सकते हैं. Small molecules like amino acid, glucose ये freely filter हो जाएंगे, लेकिन जो large molecules हैं जैसे plasma proteins, these cannot be filtered, ठीक है? तो एक size barrier है. Size barrier में क्या है कि small molecules जैसे amino acid, glucose, these can be freely filtered, but large molecules such as plasma proteins, they cannot be filtered. And why is it so? Because I told you, तो पहले fenestrations का 70 to 100 nanometer लिखा है और बाद में 20 to 30 nanometer किसका था? Filtration slits का, or you can call them जो इंटरडिजिटेशन थी ना, राइट, फिल्ट्रेशन डायफ्राम उनका भी. तो साइज बैरियर की वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज कैन फ्रीली फिल्टर, बट प्लाज्मा प्रोटीन्स दे आर लार्ज so they cannot be filtered. Also if you notice these are the cell sizes, IBC, white blood cell, platelet, I mean इनके आगे मीटर लिखना चाहिए था, ये साइजेस आप देख लें. ऑब्वियसली ये माइक्रोमीटर्स, और हमारा फिल्ट्रेशन स्लिट कितने हैं? नैनो. नैनो इज वेरी स्मॉल, माइक्रो फिर बड़ा होता है, तो ये सेल्स तो इम्पॉसिबल फॉर देम टू पास थ्रू द किडनीज filtration unit. So in healthy individuals, none of these filter. Obviously, white blood cells, red blood cells, platelets हमें body में चाहिए. Why would we want them to filter? और plasma proteins का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो filter. और plasma proteins के क्या examples हैं? Albumins, globulins और fibrinogen. ये आपको याद होने चाहिए. Albumins, globulins and fibrinogen. तो albumin smallest है, और fibrinogen तो this is a far off thing. Fibrinogen तो पास ही नहीं होगा. Albumin नहीं होता तो fibrinogen कैसे होगा? But here's a fun fact. Albumin, these are smallest plasma proteins, but you know what, they can pass through, ये actually में pass हो सकते हैं, लेकिन thankfully हमारा ये जो पूरा filtration membrane है, it comprises of epithelial, right? First of all endothelial, then your basement membrane, and then epithelial, remember? तो इसमें दो barriers हैं, इसमें एक size का barrier है, एक charge का barrier है. चलो size तो हो गया पास, albumin even though it's a plasma protein लेकिन ये smallest है तो ये पास हो गया, लेकिन charge, एल्ब्यूमिन की चार्ज है नेगेटिव, और जो नेगेटिव है दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड. पॉजिटिव फिर फिल्टर हो सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली अट्रैक्ट, लेकिन नेगेटिव नहीं फिल्टर हो सकते, ठीक है? और ये हमें किस तरह पता चला? बिकॉज वी सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल कॉल्ड डेक्स्ट्रिन, जिसको आप अपनी साइजेस दे दें, अपने चार्जेस दे दें, और इससे आप टेस्टिंग करके पता चल जाता है कि अच्छा किडनी से क्या पास हो सकता है क्या नहीं. मूविंग फॉरवर्ड, अब नेगेटिव चार्ज है एल्ब्यूमिन का, देयरफॉर इट डजंट पास इवन दो साइज वाइज इट वाज सॉर्ट ऑफ अप्रोप्रिएट. अब मूविंग फॉरवर्ड, बिल्कुल आखिरी एक चीज रह गई है, विच इज मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी. ग्लोमेरुलोपैथी इसमें क्या होता है? Very little alteration in the glomeruli
in fact under light microscope there's no change. इसमें minimal change glomerulopathy में what happens is that there's very little alteration in the glomeruli. In fact जब आप light microscope में देखें आपको कोई फर्क ही नहीं नजर आता कि nephron में कोई there's no change at all. But if you notice under the electron microscope, then you'll realize that yeah, the epithelial cells are swollen, they are disrupted, इनके podocytes खराब हो गए होते हैं epithelial cells के, जिसकी वजह से there is heavy proteinuria and heavy albuminuria. Cytokines produced, they neutralize the negative charges of the filtration system. इसमें होता क्या है, minimal change glomerulonephropathy में, that epithelial cells are swollen and disrupted. Why? Because cytokines produce होते हैं जो कि हमारे बेसमेंट नहीं बल्कि entire filtration membrane उसकी negative charges को न्यूट्रलाइज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन भी गुजरने लग जाता है, प्रोटीन्यूरिया भी होता है, एल्ब्यूमिन्यूरिया भी होता है. So this was the entire glomerular structure as simple as possible.